महत्वपूर्ण सवाल है जिसको हम मिलियन डॉलर क्वेश्चन बोलते हैं कि आप जब देश में अपने नेता को खूब सारा पैसा देते हो, मतलब उसके घर चलाने के लिए, उसकी गाड़ी में तेल डलवाने के लिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए, उसके तमाम तरह के खर्चे निकालने के लिए, उसके जहाज़ का खर्चा निकालने के लिए भी, तो उसकी जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए। ये एक सवाल है, बड़ा सवाल, जिसका जवाब हम सबको समय समय पर पूछते रहना पड़ेगा अपने नेताओं से। तो अब मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछने की हिमाकत कर रहा हूँ कि आप में से कितने लोगों ने 2014 के बाद से बने हुए नए कानूनों के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। कितने लोग हैं ऐसे जो 2014 के बाद के कानूनों के बारे में रिसर्च करते हैं कि ये कानून बना है और उस कानून के हिसाब से टोटल सर्वेलेंस वाला स्टेट बनने में भारत को कितना समय लगेगा और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसी मानसिकता के लोग तैयार करने पड़ेंगे। क्या आपने इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया है? और अगर किया है तो आपकी रिसर्च या आपकी फाइंडिंग क्या कहती है? ये एक सवाल है, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। अ, आवाज़ कम आ रही है ऐसा कुछ साथी बोल रहे हैं। अभी बताइए, अभी आवाज़ ठीक है क्या? अभी साफ है? तेज होगी आवाज़? हाँ, अभी बताइएगा। ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे आप बताइए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो सवाल हैं, वो हमें कितने पूछने, मतलब कितनी आदत है ऐसे सवाल पूछने की। और अगर हमको ये सवाल पूछने की आदत नहीं है तो फिर क्या नेता हमारी बात की चिंता करेगा कि हम उस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब बताइए, जो लाइव में हैं वो उनको आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो फिर हम बात करते हैं, फिर हम दोबारा से आगे बढ़ते हैं। जी, आ, हमें सवाल पूछने की आदत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो 2014 के बाद से कितने कानून ऐसे बने और आपने उनकी रिसर्च की, आपने उनके बारे में खोज करी कि हाँ, ये कानून मेरी आज़ादी के लिए है, आज़ादी को बरकरार रखने के लिए है, और ये वाला कानून मेरी आज़ादी को छीनने के लिए है। ऐसा कोई अगर हम कोई पैमाना हमने बनाया हो तो फिर हम कुछ कैलकुलेट करने की पोजीशन में होंगे कि हमारे अगले जो समय है उसकी दिशा क्या हो रही है। और यदि हमने ये नहीं किया है तो मतलब हम कुछ एक बड़ी चीज़ मिसिंग है हमारे इस पूरे के पूरे सीन में। मैंने अभी 2019 में, मैं आपको बताता हूँ, 19 और 20 में मैंने ये ट्राई किया था और फिर मैंने इसको कैलकुलेशन किया था। बाद में नरेंद्र मोदी ने बाहर जाना, विदेश जाना बंद कर दिया था। नोटबंदी का समय देखा मैंने, फिर जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का समय देखा, दूसरे अटैक्स जो भारत में हुए, आतंकी हमले हुए या दूसरी और चीज़ें जब हुई तो मैंने उनका समय भी देखा। तो मुझे एक बात समझ में आए कि देश को जब भी तकलीफ़ हुई है, कोई भी नई चीज़ आई है या फिर देश में कुछ भी ऐसा हुआ है जो उसके नागरिकों के हितों की मतलब अवहेलना हुई है किसी भी तरह से, उसी वक्त नरेंद्र मोदी विदेश में है, उसी वक्त वो अपनी फ़्लाइट पकड़ के कहीं जा रहा है। तो मेरे लिए ये चिंता का विषय हो जाता है कि मेरा प्रधानमंत्री देश को ऐसे मतलब ऐसे अंधे कुएं में डाल करके कैसे जा सकता है, और वो अपने देश के लोगों को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है। मतलब ये एक सवाल मेरे दिमाग में आता है बार बार। सो अब मैं, लीजिए, मैंने इसको जैकेट में फंसा लिया। तो अब मैं ये पूछने की हिमाकत कर पा रहा हूँ
कि जब दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है तो अगले ही दिन नरेंद्र मोदी भूटान कैसे चला जाता है। चूँकि आपने देखा होगा कि कल इसमें बिहार में कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार रुक गया है। शाम को 5 बजे। कल मैंने जो शब्द बोला है वो 10 तारीख के लिए बोला है। आज 11 नवंबर है, 11/11/2025। बहुत इम्पॉर्टेंट समय है ये समय। अभी ये समझ लीजिएगा कि हमारे दिमाग के पोर्टल्स खुलने का समय आ गया है और अब हम थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी की बातें कहने लगेंगे 23 जनवरी की मीटिंग के बाद, बल्कि इस 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होने वाली मीटिंग में ही हम थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी बातें कहने की कोशिश करेंगे और जो लोग पहले नहीं जुड़े हैं वो भी बात समझ जाएंगे। हमने अभी तक की ऑब्जर्वेशन हमारी ये रही है। तो कल बिहार में जो है चुनाव प्रचार रुक गया है और जैसे ही चुनाव प्रचार रुक गया है उसके कुछ घंटों बाद ही दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब ये बॉम्ब ब्लास्ट आपकी नज़र में क्या है, मतलब आप इसे क्या समझते हैं? ये इत्तेफाक है या फिर ये कोई पुरानी साजिश है या कोई ये सोची समझी साजिश है, या इसको हम लोग ऐसा मान के चलें कि इसमें सत्ताधारी दल के कोई लोग शामिल हो सकते हैं या विपक्ष शामिल हो सकता है? क्योंकि ये इसको बनाने की कोशिश की जा रही है सांप्रदायिक, इसको हिंदू मुसलमान का रंग दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसमें कितने सहमत हैं ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पोजीशन हमें क्लियर करेगी कि हमारे साथ कैसे लोग जुड़े हुए हैं। यदि आप लोगों को भी लगता है कि ये एंगल हिंदू मुसलमान का है तो फिर हमें सारे वो आतंकी निकाल के लाने पड़ेंगे जो आरएसएस से जुड़े हुए थे। फिर तो सारा आरएसएस ही आतंकी संगठन हो जाएगा। फिर तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा ना कि भाई कितने लोग आरएसएस से जुड़े हुए ऐसे आतंकी निकले हैं अब तक देश के अंदर, जो आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं, जिनके तार जो बॉम्ब ब्लास्ट बनाया करते थे, जो देश की सेना की एयरफोर्स की जानकारी पाकिस्तान को दिया करते थे, वो सारे जानकारियां तो फिर आपको ढूंढनी पड़ेंगी, आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप आरएसएस को और बीजेपी को आतंकी संगठन घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि उसके जात या उसके संप्रदाय को देख करके यदि आप उसके अपराध को तय कर रहे हैं और उसकी पूरी कौम को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो फिर जितने अपराधी जेलों में हैं या जितने अपराधियों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है या जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग वो सब के सब कौन होंगे बताइए? फिर तो उनकी जात से या उनके संप्रदाय से उसको टारगेट करना चाहिए ना। कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कास्ट का या एक पर्टिकुलर कॉम का आदमी रेपिस्ट है, तो उसकी पूरी कॉम को रेपिस्ट कहना चालू करना पड़ेगा फिर तो, अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो। अदरवाइज वो आरडीएक्स कहाँ से आया? अगर पुलवामा में आए आरडीएक्स की जांच तरीके से हो जाती, अगर हम लोग तरीके से ये पूछ लेते कि भाई 300 किलो आरडीएक्स आया है इस देश में और किसी दूसरे जगह से आया है, अगर पाकिस्तान से ही आया है, हम ये मान लें कि आतंकी घटनाएं पाकिस्तान कर रहा है, तो वो 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया? मतलब सवाल तो यही है ना कि वो आरडीएक्स आया कैसे। उसका सवाल का जवाब अभी तक भी गृह मंत्री नहीं दे पाए थे और इसीलिए फिर ये यहाँ पर आ गया। 2356 या पता नहीं कितना, लगभग 3000 किलो के करीब आरडीएक्स अब फरीदाबाद में मिल गया। तो अब क्योंकि पुलवामा की जांच अच्छे से नहीं हुई, पहलगाम की जांच नहीं हुई। अब जैसे पहलगाम की बात बताते हैं हम आपको। पहलगाम में 11 इनपुट ऐसे मिले थे, इनके जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से 11 इनपुट थे कि अटैक होने वाला है। अगर 11 इनपुट भी ये कह रहे हैं और उसके बाद भी आप प्रोएक्टिव होकर काम नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब है आपने वो अटैक होने दिया। और पुलवामा में भी ये पूरा खुफिया एजेंसियों का मतलब एक अंदेशा था कि अटैक हो सकता है कॉन्वॉय के ऊपर, इसलिए इनको एयर ट्रैफिक से भेजा जाए, जहाज़ से भेजा जाए, और उनके लिए जहाज़ का इंतज़ाम नहीं किया गया, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और जो सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ थी उनके लिए।
तो वहाँ पर भी इसका मतलब अटैक होने दिया गया और इतनी सुरक्षा के बीच वो गाड़ियाँ गई। अब फरीदाबाद में मतलब पकड़ा गया है आरडीएक्स और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के बैठे हुए लोगों के समर्थन में बैठे सोशल मीडिया के लोग और मीडिया। और साथ के साथ बिहार के चुनाव के बाद जो है वो रैली आप कोई कर नहीं सकते थे, नई अनाउंसमेंट कोई कर नहीं सकते थे, नया आप मीडिया में आ नहीं सकते थे, तो आप भूटान में जाकर के मीडिया में आ रहे हैं, यानी भूटान से लाइव चल रहे हो, जो दिखता है वो बिकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश चल रही है। तो ऐसा लगेगा लोगों को कि आखिरी दिन में जो दिखाई दिया उसी को वोट करना है। 2019 के चुनाव पुलवामा के नाम पर लड़े गए थे, बाद में एक बिहार रेजिमेंट पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में बिहार के कुछ जवानों को मरवाया गया था, 20 जवानों को, 20-22 जवान थे शायद, उसकी तरफ आप नज़र दौड़ाइए। और अब दिल्ली के अंदर ये अटैक, मैं ये सब इत्तेफाक नहीं मानता हूँ, आप लोग मानते होंगे, आई डोंट केयर, और आप लोग इसके ऊपर मुझे कुछ क्या कहते हैं, आई डोंट केयर। और ऑब्वियसली ये किसी संगठन की मानने की बात नहीं है, हम जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हैं, जनता सरकार मोर्चा के सब लोग ऐसा नहीं मानते हैं, हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को नहीं कह रहे हैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, तो और इनकी जिम्मेदारी मैं व्यक्तिगत तौर पर लूँगा। और जिसको इन विचारों में यकीन है वो बताएगा कि हाँ हमें आपकी बात ठीक लगती है, कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, ये लोग जो हैं ये वाकई में इस तरह के लोग हैं जो ये ऐसा काम को अंजाम दे सकते हैं, और यदि वो नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या कहें। और फिर बीजेपी से जुड़े लोगों के पास बम मिले हैं पहले। भैया आप देखिए देश में आतंकी घटनाएं कब होती थी, जब बीजेपी आरएसएस सत्ता में नहीं थी, और अब कब हो रही हैं, जब बीजेपी और आरएसएस सत्ता से जाने वाली हैं, जब लोगों का भरोसा इनसे उठ गया है, और जब ये अब इनको बाहर बेदखल करने की तैयारी चल रही है, और जब पूरा एंटी बीजेपी वेव पूरे देश में चल रही है, अब दोबारा से अटैक चालू हो गए हैं, तो क्या आपको डराना चाहते हैं? और फिर फरीदाबाद में मिले आरडीएक्स के बाद, दिल्ली में अटैक होने के बाद, जब आप चेकिंग आपके शहर में हो रही है, आप देखिए पूरा शहर जाम कर दिया है इन्होंने। आप कौन से शहर से हैं, और क्या आपके शहर में, दिल्ली के आसपास के एनसीआर या दूसरे जगह पर क्या चेकिंग चल रही है, और चल रही है तो किस तरह से चल रही है? क्या उसमें कुछ पुलिस वाले बदतमीजी भी कर रहे हैं, क्या चालान भी कर रहे हैं, क्या वो मतलब इस तरह की घटनाओं को, मतलब पूरे शहर में अगर जाम लग जाएगा तो चप्पे चप्पे पर प्रत्येक व्यक्ति उस जाम को खुलवाने की बात नहीं करेगा, बल्कि उससे ये कहेगा अच्छा कर रही है, जो पुलिस है वो बहुत अच्छा कर रही है और हमारी सुरक्षा के लिए कर रही है। आपकी सर्वेलेंस को, यानी सीसीटीवी कैमरा लगाने की हिमाकत कितने सारे संगठन कर चुके हैं कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए। अब इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का पर्पस क्या हो सकता है, और वो तो हम आपको बता ही रहे हैं ना। और जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 आपको पढ़नी पड़ेगी फिर इसके लिए, फिर आपको पता चलेगा। एक ये कोई बीजेपी समर्थन में कहता है थोड़े दिन में आपसे विश्वास उठ जाएगा। अच्छी बात है भाई, जितना जल्दी उठे उतना बढ़िया है, हम पर से तो जितना जल्दी विश्वास उठे उतना जल्दी उतना अच्छा है। विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि आप सही का साथ दे रहे हो क्या। विश्वास आपको मतलब मेरा जो प्राइमरी काम है वो आपके भरोसे को जगाना है, ना कि अपने प्रति कोई फॉलोअरशिप को इकट्ठा करना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पर्पज़ है हमारा वो आपके भरोसे को ही दोबारा से कायम करना है। तो अभी जो बात हो रही थी, आपके शहर में अगर जाम लग रहा है तो उस जाम को लोग स्वीकार कर लेंगे। इससे बेटर क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊं, अगर सरकारी प्रोपेगेंडा को आप फेल करना चाहते हैं या इनके इस मिशन को फेल करना चाहते हैं, तो ऐसी किसी घटना पे के बाद जब ये चेकिंग करने लगते हैं तब आप अपना आना जाना स्थगित कर दीजिए। एकदम जैसे लॉकडाउन लगा था उसी वैसा ही आप हालात कर लीजिए और सरकार को बताइए कि हम आपके साथ नहीं हैं। सड़कों पे उतरने की बजाय सड़कों पे उतरना बंद करना पड़ेगा। दुकानों को मतलब
मतलब चीज़ों की खरीदारी बंद करनी पड़ेगी। इन सरकारों को जो फंडिंग मिलता है वो उद्योगपतियों से मिलता है, माफिया से, कॉरपोरेट माफिया से मिलता है, और कॉरपोरेट माफिया को आप गाड़ी बंद करके, अपनी गाड़ी चक्का जाम करके, बाइक्स बंद करके, अपना लॉकडाउन अपनी इस कम्युनिटी और अपने आसपास के लोगों से में व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करके आप इसको तोड़ सकते हैं। वो थोड़ा आने वाले वक्त में, थोड़ा सा जब हमारी टीम ट्रेनिंग कर चुकी होगी और जब हम इस पर आगे बढ़ चुके होंगे, तो इसके ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से आपको लोगों तक बात पहुंचाने की प्रक्रिया में हम आगे लेकर के जाएंगे, जिसके ऊपर काम चल रहा है और हमारी टीम बिल्डिंग का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी जो 500 लोगों की जो अपनी ट्रेनिंग होनी है वर्धा में, उसमें बल्कि हमारे सामने आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो फंडिंग की है। आज हमारे पास फंड्स नहीं हैं, आज हमारे पास मतलब संसाधन नहीं है। आप में से कोई साथी, जैसे कोई कहता है कि यार तुम लोग डिजिट्स की खिलाफत करते हो और डिजिट्स ही मांगते हो और यूपीआई करने को बोलते हो, डिजिटल करेंसी को आप मना करते हो, उस केस में हम आपको बताते हैं आप किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी ले सकते हैं। आप खाने की ले सकते हैं, मतलब एक तरह से 1 हफ्ता पहले हम लोग पहुंच रहे हैं, 23 को हम पहुंचेंगे और 1 तारीख तक रहेंगे। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 9 दिन हम लोग वहाँ पर रहेंगे ज़्यादातर लोग। तो आप में से वो साथी जो इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, जो इसमें जो आ नहीं रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तो हम लगाएंगे ही कि उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिनको आना है वो तो जिम्मेदारी हम लगाएंगे, पर जो नहीं आ रहे हैं, मतलब जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही और वो मोर्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो हमारे नंबर पर भी भेज सकते हैं, 9518170000 पर भी भेज सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में जो डाल रखा है उसमें हमने वो अकाउंट नंबर जो उसका क्या नाम, जो जीएसएम का ही है, हम तो उसका नाम ही भूल गए, जागरूक समाज मंच का जो अकाउंट नंबर है वो डाला हुआ, आप उसमें हमको भेज सकते हैं, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा इज़ नॉट ए रजिस्टर्ड एजेंसी और इसको हम करेंगे भी नहीं। हम किसी अलग अलग जगह इस पर हम आपसे सहायता मांगेंगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब भी हम कोई कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, 7000 गांव तक जाने की इस प्रक्रिया में उस ट्रेनिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें यदि समाज हेल्प नहीं करेगा तो हम भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो ये एक प्रक्रिया हम प्रोसेस इसमें कर रहे हैं। साथ के साथ आप हमें मतलब सब्सक्राइबर्स तो जितने ज़्यादा लोग हमारे से जुड़े होंगे, सिस्टम को भी डर लगेगा फिर हमें हाथ लगाने में। सिस्टम को भी लगेगा कि यार इनको अभी नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि हम फिर बोल सकते हैं खुल के। मान लीजिए अभी पुलिस हमें उठा ले, एनएसए लगा दे और कुछ महीनों तक जेल में बंद कर दे, तो ये साइकोलॉजी को समझते हैं कि बंदा सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया की वजह से चल रहा है, सोशल मीडिया से गायब होते ही बंदे के बारे में खबर गायब हो जाएगी और लोग भूल जाएंगे, ये उनको पता है। तो ये ऐसा प्रोसेस हो जाए उससे पहले हमारे पास एक टीम अच्छी बनी हो, जो कि भूलने ना दे, जो कि सिस्टम जो ऐसे ही जागृति को कंटिन्यू रखे, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो आप हमें स्टार्स भेज सकते हैं, आप हमें यूट्यूब के ऊपर भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर छोटी अमाउंट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ 9518170000 पर भी भेज सकते हैं, या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, मतलब वहाँ मतलब जो रिसोर्स पर्सन है उनकी ले सकते हैं, भोजन की ले सकते हैं, टेंट की व्यवस्था की ले सकते हैं, किचन की ले सकते हैं। और क्योंकि इतने लोगों के लिए तो हमको टॉयलेट्स की व्यवस्था भी मतलब एक तरह से टेम्परेरी और अपने लिए अभी करनी पड़ेगी, तो उसकी आप ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपनी जिम्मेदारियां बांट सकते हैं अगर आप नहीं आ पाएंगे वहाँ समय पर। तो बाकी जो चीज़ें मैं अभी बात कर रहे थे वो ये थे कि आपके शहर को इन्होंने जाम किया है, तो आपका कौन सा शहर है और उसमें कितना जाम है ये आप मुझे बताइएगा। पता चलेगा कि ये दहशत फैलाने के लिए हो रहा था या आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा था। आपकी सुरक्षा की जानकारी, आपकी सुरक्षा की चिंता कितनी है सरकारों को, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो आप
कि वैक्सीन लगने से पहले आपकी चिंता है, आपके बच्चे की चिंता है, आपके परिवार की चिंता है, लेकिन अगर आप बीमार हो जाते हैं वैक्सीन लगने से पहले, बीमार होने से पहले, तकलीफ़ होने से पहले आपकी चिंता है, जब तकलीफ़ हो जाती है तो आपको रगड़ा जाता है। आपके पास अगर मतलब पैसे नहीं हैं तो आपको अपना ज़मीन बेचना पड़े या ज़मीर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये कह रही हैं कि भैया आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको इलाज करवाना पड़ेगा, तो बेशक अपनी ज़मीन बेच कर करवाओ। इस लेवल तक भी सिस्टम है। तो अब आप बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या सरकारें आपके फेवर के लिए काम कर रही हैं या आपके लिए काम कर रही हैं? अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर आप बताइए कि, और एक और शेयर आपको करना पड़ेगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। फिर आप ये बताइए कि आप जो ये कर रहे हैं, मतलब इसमें आप लड़ने के लिए तैयार हैं या आप सरेंडर करने का मन बना चुके हैं? सरकार के सामने सरेंडर करना है या परमात्मा के सामने करना है? यदि आप इस चीज़ों को समझेंगे और दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम, तो मुझे लगता है कि इनको लगेगा कि बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी बातों को, तुम्हारे षड्यंत्रों को समझते हैं और वो दे आर नॉट गोइंग टू फॉल इनटू दिस, आपके इस चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाले हैं। और आपको ये बताना पड़ेगा रेगुलरली कि आप नहीं फंसा सकते हो हमको, आप हमें नहीं बहका सकते हो। बहकना भी नहीं है, मैं समझता हूँ। तो आप सारे लोग इसमें कमेंट में लिखिएगा और सभी लोगों को जिनको भी आपके मतलब अपने बारे में मतलब कोई डाउट है हमारे बारे में या अपने बारे में या सरकारों के बारे में, तो ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ करण का नंबर मैं दे रहा हूँ 9991999919 11784 99 919 इस नंबर पर उन सब साथियों तक मैसेज पहुँचाना है जो भी साथी अपनी टीम 500 में शामिल होना चाह रहा है। जिन्होंने एजुकेशन की ट्रेनिंग की हुई है वो भी इसमें आ सकते हैं, जिन्होंने अपनी टीम 200 में थे वो भी, और जो लेवल 1 की ट्रेनिंग कर चुके हैं वो भी, जो मोर्चे से जुड़ना चाह रहे हैं और उनको उनका मैसेज आप करण के पास भेजेंगे तो वो आपको बता देगा कि आप सब लोग कौन कौन उसमें आ सकते हैं। तो आप सारे साथी ये